नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। तीन खबरें, आज हम स्पेशल तीन खबरें लेकर के आए हैं। और सुबह हमने वादा किया था कि हर अपडेट, जो कुछ भी ढका जा रहा है, छिपाया जा रहा है, उसको खोल करके अपडेट के साथ लेकर के आएंगे। इस वक्त तीन खबरें, बड़ी खबरें इकट्ठा हुई तो तीन अलग अलग शो नहीं हम करेंगे, एक ही शो में तीन खबरें, क्योंकि ये तीनों जुड़ी हुई, इनमें अंदरूनी कनेक्शन सब एक साथ है और सब इस देश के लिए जरूरी खबरें। हॉट टॉपिक में वादा किया था कि हेमंत जी को भी लेके आएंगे, क्योंकि डिफेंस के मैटर में जब हम चर्चा करते हैं, स्पेशल खबरें आती हैं, तो जो हमारी टीम के साथी हैं, सहयोगी हैं, वो बेहतर उसमें योगदान करते हैं। तो हेमंत भाई आ चुके हैं आज, इस समय आज दोबारा एक स्पेशल शो में स्वागत है हेमंत भाई। मैं सीधा बिना किसी भूमिका के आपको तीन खबरें बता दूं। मोदी के मंत्री को मृतक की, पहलगाम के मृतक की पत्नी ने जम के रगड़ दिया। मतलब सामने सोचिए, गम में अगर कोई भड़क रहा है, उस समय तो होता है ना कि चलो दुनिया कहाँ जा रही है मतलब नहीं है, हम अपने गमों से लड़ लें किसी तरह। लेकिन उस समय भी तो सोचिए कितना भीतर कोफ्त हो रहा होगा। और ये कहाँ हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे, विजुअल दिखाएंगे और सुनवा देंगे। मोदी जी के ही एक दुलारे मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने लेफ्टिनेंट की बहन, वो मृत लेफ्टिनेंट कहें, शहीद कह लें, लेफ्टिनेंट था, उसकी बहन ने मोदी शाह के पूरे सिस्टम का सच खोल दिया है। सिर्फ नकाब नहीं हटाया, मैं कहता हूँ रजाई हटाना, रजाई हटा दिया है, जहां नख से सिख तक दिख रहे हैं ये, और इनका सिस्टम दिख रहा है, बेनकाब नग्न सिस्टम दिख रहा है। और तीसरा, कानपुर से मोदी भागे और बिहार पहुंचे। इस खबर के मायने बड़े महत्वपूर्ण हैं। कानपुर में चिता जल रही थी एक मृतक की, पहलगाम में मरा था, चिता जल रही थी। और उस कानपुर में आज मोदी का कार्यक्रम था, लेकिन नहीं, कानपुर गमगीन था। मोदी जाते तो कहीं ऐसा ना हो कि विरोध का सामना करना पड़े या कुछ भी। वो गैर जरूरी था, वो छोड़ दिया, भाग निकले। बिहार नहीं छोड़ सकते, चुनाव है भाई। उस मंच की तस्वीर दिखाएंगे, खस्ता हुआ नूरानी चेहरा। आप तो भाषण खाली सुने होंगे ना, उड़ा देंगे, गिरा देंगे, तबाही ला देंगे, वो हकीकत भी दिखाएंगे। अब शुरू करते हैं पार्ट वाइज, तीन पार्ट है, थोड़ा सा हमारा साथ दीजिएगा, एक एक पार्ट को देखिए और समझिएगा। सबसे पहले मोदी जी का वही उड़ा देंगे, तूफान ला देंगे, सुनामी ला देंगे, भाषण सुना दीजिए, क्लिप है छोटी सी, सुना दीजिए, कंट्रोल रूम प्ले करिए। Today, हम्म from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. सुना आपने, आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, वो तुकबंदी जो बैठानी थी बैठाए, और गर्दन जो ऐसे इधर से इधर जाती है, ये टेलीप्रॉम्प्टर को तलाशती निगाहें हैं, ये दरिंदों को तलाशती निगाहें नहीं थी। ये बहुत साफ कर दें, मैं तो बिल्कुल बार बार कहता हूं कि बुरा लगे, कोई फर्क अब नहीं है, अब नहीं फर्क, अब हमें भी, अब मैं रत्ती भर अब इस देश में इन लोगों के शासन प्रणाली से
हमें न खौफ रहा, न भय रहा और न इनसे कहीं डर के जुबान को हम अपने वो करेंगे, हल्का करेंगे। ये 2019 से पुलवामा वालों को नहीं तलाश पाए, अब सॉइल ऑफ बिहार से तलाशेंगे, सॉइल ऑफ बिहार से। सॉइल ऑफ दिल्ली से 6 साल में एक को नहीं तलाश पाए। ट्रैक, ट्रेस, आइडेंटिफाई, पनिश। टेलीप्रॉम्प्टर हटा खाली इतने बोल दो तो हम मान लें इंसाफ हो जाएगा। जितनी अंग्रेजी बोले ना, टेलीप्रॉम्प्टर हटा के बोल दो। अब दिखाते हैं जरा तस्वीरें, जरा देखिए, दिखाइए भाई वो भड़की जो मृतक की पत्नी मंत्री पे। कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई પોલીસ નહીં। જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી, ઉપર હેલિકોપ્ટર શેનાથી હાલે છે? ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર જ ને। વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? હું નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કહેતી હતી કે ઉપર કેટલા લોકો જખમી છે, તમે લોકો જલ્દી કંઈક કરો। અમે ઉપરથી પડતા આખડતા નીચે ઉતરાતે હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ નહોતી। આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે। તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં, અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં। એમાંથી એક આર્મી મેન એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર ફરવા શું કામ જાઓ છો? હવે તમે મને એ વાતનો જવાબ દો। એ જો આ રીતનું હતું તો તમે અમને જવા શું કામ દો છો? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો, મારે બીજું કાંઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી। આ છોકરાઓનું હું આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ, મારા છોકરાનો ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। गुजराती सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाम इनका है शीतल बेन जो बोल रही थी, और शीतल बेन गुजरात से हैं। और जो मंत्री जी सामने खड़े हैं, ये मंत्री जी सीआर पाटिल हैं। सीआर पाटिल केंद्रीय मंत्री हैं, गुजरात के भाजपा जिम्मेदारी इनके पास थी। और बता दें, क्योंकि ये जानना चाहते जरूरी है देश के लिए, आप लोगों के लिए, शायद ये मृतकों से नहीं मतलब है भाई, हम तो आप पर और अपने पे भी सवाल खड़ा करेंगे। ये सीआर पाटिल आनंदीबेन और मोदी वाले गुट के हैं, शाह के गुट के नहीं है, ये भी जान लीजिए। शाह के हाथ से गुजरात भाजपा को छीन लिया था सीआर पाटिल के जरिए आनंदीबेन और मोदी ने, ये भी जान लीजिए। क्या बोली मैं हिंदी में बता दूं, गुजराती में हो सकता ना समझ में आए, बहुत कड़वा बोला है। मैं भड़की शब्द जो लिखा हूं ना, वो शब्द बहुत हल्का है। बोला हिंदी में, पहलगाम में कोई सुविधा नहीं, कोई सेना नहीं, कोई पुलिस नहीं। जब बड़े बड़े नेता या वीआईपी आते हैं तो उनके पीछे कितनी गाड़ियां होती हैं। नेता जिस हेलीकॉप्टर में चलते हैं कि सिर्फ टैक्स देने वालों के दम पर चलता है ना। आतंकवादी हमारे सामने आते हैं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, गोली मार दे रहे हैं हिंदू पूछ करके। सेना फिर क्या कर रही थी? वह इतना बड़ा पर्यटन स्थल है, फिर भी वहां कोई सेना के जवान, पुलिस वाले या कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। अगर मोदी सरकार सारी सुविधाएं सिर्फ अपने लिए रखना चाहती है तो आज से कोई भी सरकार को वोट नहीं देगा। अगर मोदी सरकार सारी सुविधाएं सिर्फ अपने लिए रखना चाहती है तो आज से कोई भी सरकार को वोट नहीं देगा। आपके पीछे कितने वीआईपी हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपकी जिंदगी है, टैक्स देने वाली की जिंदगी नहीं है। अगर आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं देते? इन बच्चों का भविष्य क्या है? मैं अपने बेटे को इंजीनियर, बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, अब कैसे बनाऊंगी? मुझे न्याय चाहिए, मेरे लड़कों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। नेता बस सरकार सिर्फ यह कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। सरकार को यह भी नहीं पता है कि अस्पताल में लोगों को सुविधाएं मिली या नहीं मिली। पहलगाम में अगले दिन कर्फ्यू लग गया, सड़कें बंद थी, सड़क पर जहां देखो 100-200 सेना के जवान खड़े थे। मंत्री जी ने रोका शीतलबेन को, तो
कहा शीतलबेन ने, नहीं सर सुनना पड़ेगा, जब सब कुछ हो जाता है तो हमारी सरकार आती है। ये बेसिकली मुझे लगता है हेमंत भाई, ये अकेले में शीतलबेन अकेले में आधा घंटा चर्चा का विषय थी। हमने जोड़ लिया है लेकिन अकेले में आधा घंटा। ये हमारे देश में मोदी अब तो मुझे और नहीं भाई वैसे भी नहीं था। ये इस बहन ने, शीतलबेन ने, ये मोदी जो भाषणबाज प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, दिन में कपड़े बदल बदल के भाषण देने वाले प्रधानमंत्री को पूरी तरह वस्त्रहीन कर दिया है गुजरात में खड़े होकर के। पति को खोया है। क्या शब्द मैं कह रहा हूं, 5 बार तो यही पढ़ने लायक है। दर्शक पढ़ें, दर्शक सुने बार बार। नहीं सर आपको सुनना पड़ेगा। मंत्री से क्या बोली, जब चुप करवाने लगे मंत्री जी, जब सब कुछ चला जाता है तो हमारी सरकार आती है, फोटो खिंचवा कर चली जाती है। सरकार कहती है सेना के अधिकारी आए थे, पुलिस के अधिकारी आए थे। बाद में आप लोग क्या करते हैं, मुझे बस न्याय चाहिए, सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए न्याय चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। दिक्कत कश्मीर में नहीं है, हमारी सरकार और सुरक्षा में दिक्कत है। कश्मीर पर सवाल उठा रहे हैं ना, दिक्कत कश्मीर में नहीं, हमारी सरकार और सुरक्षा में है। आप कश्मीर का नाम बदनाम कर रहे हैं। वहां इतने सारे पर्यटक थे लेकिन कोई सेना, पुलिस या मेडिकल कैंप नहीं था। हम सरकार और सेना पर भरोसा करके घूमने गए। हमारे बच्चे सेना को देखकर सलाम करते हैं, लेकिन वही सेना कहती है तुम घूमने क्यों जा रहे हो। अगर हमारे देश की सेना ऐसी कहेगी तो और कौन बोलेगा। ये हालत है, ये हालत है। टैक्स वालों के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे पे हेलीकॉप्टर में चलते हो है? अब आप वीआईपी हो, पीछे 60-60 गाड़ियां चलती हैं। ये है। इसके बाद मुझे लगता है वाकई ये इसी भर की चर्चा है, लेकिन चलिए खबर हम सारी दिखाएंगे। अगली क्लिप पे दिखा दीजिए, नायब सिंह सैनी वाली। अब बताइए, चर्चा ही नहीं शुरू हो पाई। इतना गंभीर मैंने भी नहीं देखा था हेमंत जी जब ये क्लिप लेके आए तो। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। किसके सामने रो रहे हो बेटा आप लोग, बहन किसके सामने? इन सबके, इन्हें वोट के अलावा इंसान दिखते नहीं है। इंसान नहीं दिखता इन सब। बेशरम, इंसाफ होगा, मरेगा। पुलवामा बताओ ना, 50 बार पूछ रहा हूं। नायब सिंह सैनी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इंसान हो तो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, रत्ती मतलब 1 सेकंड नहीं बैठना चाहिए अगर इंसान हो तो। क्या तमाशा बना रखा है हेमंत भाई, क्या मैं बोलूं? मैं तो क्लिप में देखा नहीं था, मैं रास्ते में था, आपने जब भेजा है तो सीधा मैं इस कार्यक्रम में देख रहा हूं। आशीष भाई, क्या कहा जाए इस पर। वास्तव में हिला देने वाली, झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। और ये आप एक चीज जान लीजिए, ये जितनी भी चीजें हैं ये किसी भी मुख्य धारा के टीवी चैनल ने अब तक लोगों को नहीं दिखाई है, किसी ने भी नहीं दिखाई है। और हालत ये है कि जहां भी फिल्म होती है, जहां खबर होती है, वहां पर आवाज को बंद कर दिया जाता है। हमने कल भी चर्चा की, हमने आज भी चर्चा की। कल जब गृह मंत्री मिल रहे थे श्रीनगर में श्रद्धांजलि देने के बाद, तो परिवारजनों ने जो कुछ कहा वो आवाज बंद कर दी गई थी। आज आपने ये दोनों क्लिप दिखाई, ये किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि चैनलों पे तो बदला लेना है, दिवंगतों की बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, केवल बदला लेना है, हिंदू मुस्लिम करना है। मोदी जी ने जो कुछ कहा, मेरे आपसे 2-3 साधारण सवाल है देश के दर्शकों के। आज मैं बहुत ज्यादा तकरीर की स्थिति में हूं ये वीडियो देखने के बाद। जब से देखा है वास्तव में हिल गया। हमें तो पता था इन तथ्यों का, लेकिन दिवंगतों के परिजन इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये वास्तव में ही झकझोर देने वाला है। इनको झकझोरे चाहे ना झकझोरे। मेरा आपसे एक सवाल है, मोदी जी ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाएंगे, बख्शेंगे नहीं, जो उन्होंने सोचा है उनसे कड़ी सजा मिलेगी। बिल्कुल सही। मेरा आपसे ये सवाल है कि बदला अपनी जगह है। हम तो कल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि नरसंहार हुआ क्यों, इसके लिए दोषी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, वहां पर पुलिस क्यों नहीं थी, वहां पर आपकी इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई, आपने अभी तक एलजी को क्यों रखा हुआ है? एलजी है ना हेड, यूनिफाइड कमांड का हेड एलजी। पूरी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है,
किसकी जिम्मेदारी है? एलजी की, होम मिनिस्टर की? क्या किया आपने? आपके बदला लेने से क्या जो ये बहन जो रो रही है सृष्टि, क्या इनका भाई या जो शीतल बेन जिनका पति चला गया, क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या जो ये 27-28 लोग मरे हैं, इनके घरों के अंदर कभी भी अब हंसी खुशी का माहौल होगा इस जीवन काल में? मोदी जी वापस ला देंगे उनको? कोई भी बदला वापस उनको ला देगा? 11 साल से आप सत्ता में हो, 11 साल से। और आप मनमोहन सिंह को क्या कहा करते 2012-13 में कि केंद्र सरकार के पास फौज है, केंद्र सरकार के पास सीआरपी है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, उसके बावजूद ये बॉर्डर पार कैसे कराते हैं? यही पूछते थे ना मोदी जी। ये तो 150 किलोमीटर पार करके आगे, आशीष भाई, बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है ये पहलगाम। कहां से घूम के कैसे आगे और करके चले गए, आपको भनक तक नहीं लगी। आपके पास कोई क्लू भी नहीं। आई विटनेस अकाउंट से आप स्केचेस बना रहे हैं, ये आपकी हैसियत है। और आप क्या वायदे कर रहे हैं? मेरा केवल आपसे सवाल ये कि इस तरह की चीजें करके कि बदला लेने की, इनके घर परिजन कैसे वापस आएंगे? उनकी हत्या के लिए दोषी कौन है? इसका जवाब मोदी जी कब देंगे? नायब सिंह सैनी क्या कर रहे हैं? वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके जिंदा ना बचने से इन परिजनों को क्या मिलेगा? इनके परिजन लौट आएंगे क्या? आपने पूरे देश को क्या समझ लिया है? बदल लेने से मैं कह रहा हूं, वो हादसा क्यों हुआ? नरसंहार का जवाब दीजिए। पुलिस क्यों नहीं थी? डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं थी? पैरामिलिट्री क्यों नहीं थी? मिलिट्री क्यों नहीं थी? और वो जो बेटी है वो क्या कह रही है सृष्टि, सोचा आपने? कह रही कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई तड़पता रहा, फौज नहीं आई, कोई भी नहीं आया, वो बच सकता था। ये क्या कह रही है शीतल बेन कि वहां कोई नहीं आया? सूरत में था ये जो आप बात कर रहे हैं ना, 3 गुजराती मरे। ये जो था जहां संस्कार था, सीआर पाटिल जहाँ गए थे, ये सूरत के अंदर था, याद रखिएगा। और वो बहन क्या कह रही है कि आगे से आपको कोई वोट नहीं करेगा। लेकिन फिर वही हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है, गढ़ दिया गया है डॉगी मीडिया के द्वारा। लेकिन ये वो जो सवाल है जो पहली बार डॉगी मीडिया ने छुपाए और जो हम लगातार लोगों के सामने ला रहे हैं मृतकों के परिजनों के जरिए। ये है आपकी सरकार की असलियत, जिसको आप छुपा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, कभी 370 का नाम लेकर के, कभी किसी चीज का नाम लेकर के। इन महिलाओं ने जो कुछ कहा, सृष्टि ने जो कुछ कहा, शीतल बेन ने जो कुछ कहा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में कौन माई का लाल देगा? उसका जवाब दे सकते हैं मोदी जवाब? और उसके बावजूद, इस सब के बावजूद याद रखिएगा, परसों शाम दोपहर बाद 2:30 बजे की घटना थी और आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री 45 घंटे के अंदर कहां पहुंच गए थे? मधुबनी के अंदर वोट मांगने। दिल्ली में कल पूरा दिन थे। ये सारी बात आतंकवाद वाली यहां भी कह सकते थे, नहीं कही। चुनावी मैदान में जाकर के कही, वहां मोदी मोदी करवाया। सोचिए इन लोगों की सोच, वोट के लिए किस हद तक जा सकते। इनके अंदर कोई मानवीयता नहीं है, कोई इंसानियत नाम का लेश मात्र नहीं। सोचिए। और वो भगत जो है वो अब भी इन पे चिपके पड़े हैं, अब भी। अरे ये मरने वाले ये हमारे आपके इस देश के भाई, उनको मार के आप क्या लोगे? मोदी जी ने उनके टेलीफोन क्यों नहीं ट्रैक किए? उनके ईमेल ट्रैक क्यों नहीं किए? क्या कहते थे मनमोहन सिंह को? अरे वो हमारा करेंगे कि उनका करेंगे, हमारा करेंगे कि उनका करेंगे। 10 आदमी फोन बताते हैं हम लोग को कि भाई साहब थोड़ा फोन पे सावधान रहिए बात करते समय। हम तो कहें हमको कौन सा हम बतियाते हैं? अरे जो स्क्रीन पर बोल रहे हैं यही फोन पर भी बोलते हैं। हमारा फोन ट्रैक करने से फुर्सत मिले तब ना। आज पता है, आज वो शीतल बेन ने और ये बेटी सृष्टि ने, लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन ने राजा को नंगा कर दिया है। लेकिन नंगा राजा तालियां बजवा रहा है। और जो आज की तारीख में इस देश में 25% के आसपास ये भक्तों का झुंड है, ये भक्तों का नहीं गिद्धों का झुंड है, जो आज भी लाशों पर तालियां बजा रहे हैं। ये देश को बर्बाद करके मानेंगे, देश को बर्बाद करके मानेंगे। कुछ नहीं बचेगा जी, कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचेगा ना, तब ये अफसोस करेंगे। लेकिन अफसोस करके कुछ होगा नहीं, फिर कुछ नहीं बचेगा। 1 मिनट इस सरकार को नहीं रहना चाहिए। इस राजा को 1 मिनट ने कुर्सी पे, सिंहासन पे बैठने का हक है। ये सुनने के बाद अब तक बहुत सारी बाइटें कल से चलाई हमने, परसों बहुत सारी चलाई। ये दोनों अकल्पनीय है। वो कह रही है लेफ्टिनेंट की बहन 1.5 घंटे तड़पता रहा, न पुलिस न आर्मी, कोई नहीं। वो फौजी अफसर था, वो फौजी अफसर था। और उसके पिताजी आज दहाड़ते हुए राजेश कुमार जी क्या कहते हैं कि अभी तो उसकी शादी के टेंट का सामान भी नहीं उठा था।
हम्म, शादी के सामान का, टेंट का सामान भी नहीं उठा था, और वो बच्चा शहीद हो गया। अरे वहां पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वहां होमगार्ड का भी जवान क्यों नहीं था? डिप्लॉयमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? शाह कल से कहाँ है? जब से ये हादसा हुआ है, अमित शाह का एक शब्द सुनाई दिया आपको? एक शब्द? ट्वीट जो पहले दिन किया था, उसके अलावा वो कश्मीर में घुमाए, मीटिंग वीटिंग भी कराए, सब कुछ कराए, श्रद्धांजलि भी दे आए। जब वो मृतकों के परिजनों से मिले, उस वीडियो को तो म्यूट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कहीं सुनाई दिया आपको? कौन जिम्मेदार है? जम्मू कश्मीर इज यूनियन टेरिटरी, एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार है। और वो क्या नैरेटिव क्या है कि नाम पूछ पूछ के मार रहे थे, धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे। आशीष भाई, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, कोई भी आतंकवादी, कोई भी इस तरह का जो क्रिमिनल है, उसके पास इतना समय होता है कि वो नाम पूछ के गोली मारेगा, या उसको दहशत फैलानी होती है? और जब तमाम आई विटनेसेस ने बताया कि दूर से गोली मार रहे थे, दूर से नाम पूछ रहे थे, और धर्म देखने के लिए आपको नाम पूछने की जरूरत है क्या? सब कुछ दिख ही जाता है। मोदी जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये किस तरह का नैरेटिव बना रहे हो आप? धर्मांध जनता के जहर, उस नसों के अंदर पहले वो तमाम तरह का, अब ये जो सांप्रदायिकता का जहर भर रहे हो आप, ये कहां लेकर के जाएगा? इनको बिल्कुल भी ये नहीं कि देश कहां पहुंच रहा है। किसी देश के समाज के अंत होने के शुरुआती लक्षण हैं, और ये लक्षण अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, भारत में इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये किसी भी समाज के, देश के अंत के लक्षण हैं, इस्टेब्लिश लक्षण हैं। अब कोई नहीं। ये इतने गिद्ध हैं हम लोग के टाइमलाइन पे आकर के अभी कमेंट कर रहे हैं, इतने गिद्ध, इतने बेशरम, पता नहीं किसी, मतलब मैं कह रहा हूं इंसान के कोख से जन्मे हैं कि कहां से जन्मे हैं ये। 1.5 रुपए के चक्कर में ये अपने भाइयों के, अपने समाज के ताने बाने तहस नहस कर रहे हैं सब। मैं तो चुनौती दे रहा हूं इनको सबको, बैठ करके जो टाइमलाइन पे कमेंट बता रहे हैं, इन बेशर्मों की हिम्मत है, आए हम बैठाएंगे, इसी चैनल पर बैठाएंगे, इस चैनल पर बैठा करके बताएं, वो साबित कर दें कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, इस्लामिक आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, सफरान टेररिज्म से लेकर के और इस्लामिक आतंकवाद, सब पर चर्चा करेंगे, मोदी और शाह पे भी चर्चा करेंगे। और मैं इन छुपे हुए नहीं, जो खुले हुए मंचों भाषण देते हैं, उनको भी चैलेंज करता हूं। ओपन डिबेट होगी कि थथराई नहीं होगी, क्योंकि सत्ता के हनक से हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक रहेंगे, जब तक, मैं डंक की चोट बार बार कहता हूं, जब तक रहेंगे, जब तक जुबान रहेगी, सत्ता का हनक पनक से नहीं डरने वाले हैं। जिस राजा को उसकी प्रजा नंगा कर दे रही है, उस राजा से क्या डरना है? दिखाइए जरा कानपुर वाला अखबार की कटिंग दिखाइए, अभी 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 बचा है, अभी बचा है। देखिए, पीएम स्किप्स कानपुर, कीप्स बिहार डेट। ये क्या है? मोदी विल ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ 13,000 करोड़ इंफ्रा एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स इन मधुबनी टुडे। इनका आज का 2 कार्यक्रम था, कानपुर का और मधुबनी का। कानपुर स्किप कर दिया, कानपुर का दौरा रद्द कर दिया, स्किप कर दिया, कानपुर से भागे, पहुंचे बिहार। कहे कानपुर में एक शहीद की, एक मृतक की चिता जल रही थी, वो तपिश झेलने के लिए, ये नकली चेहरा वो तपिश नहीं झेल पाता, उस चिता की तपिश नहीं झेल पाता। वहां वोट नहीं पड़ने थे, कानपुर में कोई चुनाव नहीं होना था, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होना था। चुनाव होता तो कानपुर में उस मृतक के अंतिम संस्कार में भी प्रधानमंत्री शामिल हो सकते थे। पता है, हम 11 साल से इवेंट देख रहे हैं, हम अंधे नहीं हैं, हमारे कान भी खुले हैं, नाक, आंख, मुंह सब आजाद है और काम कर रहे हैं ढंग से। ये आज इवेंट हो सकता था कानपुर में, एक चिता मृतक की, लेकिन चुनाव नहीं है। बिहार में चुनाव है, कानपुर में क्यों रद्द हुआ, बिहार में क्यों नहीं रद्द हुआ? हेमंत भाई। आशीष भाई, देखिए, कानपुर के अंदर भी इनको 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास करने थे, फाउंडेशन स्टोन करने थे, और वहां का जो बेटा है शुभम द्विवेदी, वो भी अनफॉर्चुनेटली इस हादसे के अंदर, इस नरसंहार के अंदर मारा गया, और कल उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी, तो इसलिए इन्होंने एक फैसला किया कि वहां नहीं जाएंगे। तो मेरा तो सवाल आशीष भाई ये है कि पूरे देश के 28 अलग अलग जिलों से
28 लोग मरे हैं अलग अलग स्टेट से, वो हम्म। सारे इस देश के बेटे थे। तो मधुबनी को भी आज स्थगित कर देते उनके सम्मान में, कहाँ समस्या थी? मधुबनी 2 दिन बाद हो जाता, ऐसी तो कोई महान चीज थी नहीं। ये चुनाव तो अभी बहुत समय है, ऐसी क्या चीज है कि आपको वहां जाना पड़ा और कानपुर कैंसिल करना पड़ा? पूरे देश के अंदर सारे जो मृतक थे, जो सारे इस नरसंहार में, उनके संस्कार अब तक भी नहीं हुए। अलग अलग एरियाज के अंदर बॉडीज जा रही है, कुछ के कल हो गए थे, जैसे अपने लेफ्टिनेंट के कल करनाल में हो गया था, ये सूरत वाला आपने दिखाया कल हो गया था, बहुत सारे में आज सुबह हुए हैं, आज अभी भी हो रहे हैं लगातार, क्योंकि दूर तक पहुंची है बॉडीज अलग अलग जगह पे। तो जब वहां का रद्द हो सकता था तो मधुबनी का रद्द क्यों नहीं हुआ? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहां पर चुनाव नहीं था, कानपुर में चुनाव, वहां पर देर है, फिर चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं। मधुबनी में जाना जरूरी था। और आपको आज सिर अगर शर्म से झुक जाए, एक वीडियो आपको मैंने भेजा है जिसमें मोदी और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं मंच पर, जरा अगर वो भी दिखा दें आप, दिखा देते, मतलब दिखा वास्तव में मैं ये कह रहा हूं कि बाकी नहीं बचा कुछ आज। दिखा देते। कांग्रेस CWC वहां शोक, ये देखिए, इधर देखिए, वो देखिए, वो देखिए, हाँ, दोनों जश्न देखिए चुनावी। ये देखिए, ये कैसे, ये कितने बड़े अभिनेता हैं सब। ये चलने दो भैया, थोड़ा चलने दो, इसको चलने दो, इस हर वाले विंडो विजुअल तो चलने दो। उधर तो शोक सभा है, ठीक है, उनका काम था, उन्होंने भी एहसान नहीं किया, कांग्रेस ने भी एहसान नहीं किया शोक सभा करके। वो भी नहीं करे तो ये भी बेशरम है, और है तो सब बेशरम वैसे। ये वाला दिखाओ, ये इनका दिखाओ, फॉरवर्ड करो, इन बेशर्मों को दिखाओ, दोनों बेशर्मों को दिखाओ, दो ही बेशरम एक साथ बैठे हैं मंच। ये देखो, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए हाथ पैर पकड़े जा रहा है एक आदमी, और दूसरा सत्ता, दिल्ली का तख्त सलामत रहे साहब का, बस। उसके बाद आइडेंटिफाई करूंगा। अब ये यही उस भाषण के पहले की है तस्वीर, ये नहीं दिखाएगा कोई। सब बता रहे ना, बिहार की धरती से नष्ट कर दिया, बिहार की धरती से नष्ट किया, मैंने बिहार की धरती में लग रहा है कि मिसाइल वही मधुबनी में गाड़ा हुआ था, जाकर वहां से उड़ाए हैं मिसाइल, ये नष्ट किया बिहार की धरती से। जहां चुनाव है उसी धरती से सब कुछ होता है। तो देखिए उसके पहले ठहाके लग रहे हैं, हाँ, ठहाके लग रहे हैं। कैमरामैन का भी आज दुर्दशा है जिसने कैप्चर किया होगा ये। चलिए हेमंत भाई, अब कुछ कहने को आशीष भाई क्या इनके बचा नाम, है? ये देखें, इन बेशर्मों के नाम कुछ संदेश हो तो दीजिए। भजनलाल शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो उसने कह दिया था नरेंद्र मोदी। उसके बाद कुछ बचता, इन्हीं के मुख्यमंत्री हमें, और आप तो कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले? हम तो छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन ये देखिए, देश के पूरे देश में किस तरह का सोम्बर माहौल है, किस तरीके का पीड़ादायक माहौल है। और 2 मिनट बाद ये ट्रैक ट्रेस और उनको हिट करने की बात करें दुनिया के किसी कॉर्नर से, और उससे पहले इनके दुख का अंदाजा आप लगा लीजिए मंच पर क्या हो रहा था, दोनों के दोनों। और ये कोई बच्चे नहीं है, ये मेरी आपकी उम्र नहीं है हंसी ठिठोली के, दोनों बहुत ही मैच्योर 75 साल के करीब के लोग हैं। इनको तो वो मैच्योरिटी का लेवल होना चाहिए कि जनता के अंदर क्या मैसेज दे रहे हो आप। कोई चिंता ही नहीं। किसी चैनल ने दिखाया क्या? ये सुबह से चैनल क्या पीट रहे हैं, मोदी जाएंगे, ईंट बजा देंगे, बिगुल बजा देंगे, वहां चले गए हैं भाई बिहार से, पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करेंगे, ये सारी चीजें हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश को जागने की जरूरत है। जो कुछ शीतल बहन ने कहा है, शीतल बहन ने सूरत के, जो सृष्टि ने कहा है, वो शरीर, आत्मा, दिमाग सबको झकझोर देने वाली चीजें हैं। और मेरा हाथ जोड़ के दर्शकों से अनुरोध है कि किसी दल की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, ये हम 144 करोड़ लोगों की बात है। केवल ठंडे दिमाग से सोचिए, जो शीतल बहन ने कहा कि टैक्स हम देते हैं, हेलीकॉप्टरों में ये घूमते हैं, काफिलों में ये घूमते हैं, और 2000 पर्यटकों के लिए एक होमगार्ड तक नहीं था। 1.5 घंटे तक एक फौज का अफसर तड़पता रहा, उसकी बहन कह रही है मेरा भाई बच जाता, और ये क्या कह रहे नायब सिंह सैनी साहब कि वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे उसके जिंदा ना बचने से इसका भाई वापस कैसे आएगा? शीतल बहन का हस्बैंड कैसे वापस आएगा? 3 गुजराती भाई चले गए, उनका क्या होगा, उनके परिवारों का? इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये 56 इंची सीना यहां दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में नाम आते ही इनको तुरंत याद आ गया, जब कश्मीर का जो चाइना के साथ जो 6 फ्रिक्शन पॉइंट थे, उसमें से 2 ही रिजल्व हुए ना, अभी तो 4 तो बचे हुए। और आप क्या कह रहे थे वहां कि ना कोई आया ना कोई घुसा? विदेश मंत्री क्या कह रहे थे कि हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनसे पंगा ले लूं क्या मैं? दोगले स्टैंडर्ड से है। जब चाइना का नाम आए तो चुप्पी साध जाओ, पाकिस्तान का नाम आ जाए तो मंच पे चढ़ के दहाड़ने लग जाओ। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं,
कहा कि दुनिया के किसी कॉर्नर में भी छोड़ेंगे नहीं। आप क्या कहा करते मनमोहन सिंह को कि प्रत्यर्पण की सुविधा है, उनके आकाओं को पकड़ करके लड़ा चाहिए। मोदी जी कितनों को ले आए आज तक? 11 साल से है ना। उनके टाइम में कितने टेररिस्ट अटैक हुए, कितने प्रत्यर्पण हो गए हिंदुस्तान में, जरा नाम बता दे, एक आध का बता दे। आशीष भाई, भक्त भक्ति करते रहे। मेरा और आपका नैतिक दायित्व है, हम देश के लोगों के सामने विदाउट इल विल और फेवर जो कुछ सच्चाई है उसको यथावत, इन बहनों ने अपनी पीड़ा खुद बता दी। अगर ये देश उसके बाद भी इस सच्चाई को नहीं समझता है कि उनके साथ क्या हुआ, मृतकों के साथ 1.5 घंटा वो कैसे तड़पे हैं, पुलिस को आने में इतना समय क्यों लगा, पुलिस वहां क्यों नहीं थी, खुफिया एजेंसियों ने क्या किया, किसकी जिम्मेदारी है, एलजी क्या कर रहा था, गृह मंत्री क्या कर रहा था, अभी सिक्योरिटी का सारा वो हुआ था, यूनिफाइड कमांड का बॉस कौन है? एलजी है। बता दीजिए कौन जिम्मेदार है? और आप क्या कह रहे हैं? बदला तो ले लोगे आप। मैं पूछ रहा हूं हादसा क्यों हुआ? 11 साल से आप सत्ता पे हो, हादसा क्यों हुआ इसका जवाब दीजिए। अक्टूबर 2009 या 8 याद है ना, होम मिनिस्टर की भी नौकरी गई थी, इस्तीफा दिया था, एनएसए की भी नौकरी गई थी, बोथ हैड टू रिजाइन, और यही भाजपा नारा लगाने वाली थी। आज सोचिए आप हरियाणा के अंदर भाजपा प्रदर्शन कर रही थी, किस बात का? किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो आप? अपनी नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन करिए ना, कि हम किसी लायक नहीं, हम नकारा है। नकारा कौन है? आपका सिस्टम नकारा है, आपकी गवर्नेंस नकारा है, आप ही प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मांगिए गृह मंत्री का इस्तीफा, कहिए एलजी को बर्खास्त कीजिए। क्यों नहीं किया मोदी जी ने अब तक? कुर्ता निकाल करके चले गए पाकिस्तान को चैलेंज करने। करिए, जो कुछ करना है करिए, करना ही चाहिए, और ऐसा सबक सिखाइए कि उनकी नानी याद आ जाए। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि इन 28 मौतों का हिसाब कौन देगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब दे? मेरा सवाल तो क्यों? लेकिन एक बात आपने कहा ना कि हमारा तो नैतिक दायित्व है कि हम बताएं, दिखाएं और करते रहेंगे। लेकिन अब मुझे हकीकत बताऊं, मुझे लगता नहीं कि हमारे नैतिक दायित्व निभाने से भी कुछ होने वाला है। हम भी खाली आएंगे, बताएंगे, व्यूज आएंगे, उससे कुछ रेवेन्यू आएगा, फर्क नहीं आने वाला है। ये मुझे अब लगने लगा है। मैं जीवन भर 50 असफलताएं देख करके सफलताएं देखा, असफलताएं देखा, 50 का टॉप से गिरा नीचे, क्योंकि समझौतावादी नहीं रहा, समझौता कभी किया नहीं, लेकिन आशावादी रहा। अब मुझे लगता है कि हम अपना दायित्व तो निभाएंगे, सही दायित्व निभाएंगे, बताएंगे, फिर वही कहना कि बताएंगे, व्यू जाएंगे, कुछ रेवेन्यू आएगा, ठीक है, पैसा आ जाएगा, फर्क नहीं आएगा। ये अब मुझे लगने लगा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपने कहा ना कि भाजपा प्रदर्शन कर रही है, हिंदू मुसलमान पे प्रदर्शन करेंगे। वो प्रदर्शन करने वाले कौन है? वो भी हमारे आपके बीच के लोग हैं, उन्हें फर्क ही नहीं है। वो अब ये देखते ही नहीं है कि हमारा राजा निकम्मा है, हमारा राजा नकारा है, वो किसी लायक नहीं है, वो जुमलेबाज है, वो फरेबी है राजा, उन्हें फर्क नहीं है। वो अपने राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने परिवार वाले, अपने साथी, अपने बंधुओं की लाशों पर भी राजनीति कर लेंगे राजा को बचाने के लिए। जब ऐसे दौर में समाज होता है ना, तो फिर नैतिक कर्तव्य निभाते रहिए, कुछ नहीं होता। कौन सेफ है इस समय देश में? कौन सेफ है? भाजपा के इकोसिस्टम, सत्ता संसाधन भोगने वाले वो हैं। पत्रकारों में भी लोग हैं जो उस इकोसिस्टम के साथ खड़े हैं। मैं आपको बताऊं हेमंत भाई, दिल्ली में जिन एंकरों को आप पूरे दिन झूठ बोलते हुए नफरत फैलाते देखते हो ना, वो सिक्योरिटी में चलते हैं। और एक नहीं, एंकरानियां, एंकर सब, किसी कम सिक्योरिटी, किसी 2 सिपाही है, किसी के साथ 20 जो है जवान तैनात है, Y+ है, Z है। छोड़ दीजिए आप सब, वो तिहाड़ में ब्लैकमेलिंग में पकड़ करके तिहाड़ में जो गया, जिसका स्टिंग ऑपरेशन पूरा देश ने देखा है, पूरे देश ने, जिंदल के साथ। आज जिंदल भी भाजपा, आपके हरियाणा जिंदल, उस जिंदल के साथ भाई मुझे नहीं फर्क है। अब मुझे रत्ती में फर्क नहीं किसी नाम लेकर के बोलने में। कहां जाओगे? हमें हमें अच्छा, हमें भरोसा भी नहीं है किसी। ये पुलिस, वो भी हमें प्रताड़ित करेगी। न्यायपालिका में जाएंगे, वहां भी अगर न्यायपालिका मान लिया हमारे लिए खड़ी हो गई, तो निशिकांत दुबे जैसे आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, न्यायपालिका जो है अब ये देश के काम की नहीं रही। न्यायपालिका उनके, जब तक उनके आगे बैठ के बीन न बजाए,
ये सब सिक्योरिटी आपको पता है 20-20 कमांडो के साथ घूमते हैं सिक्योरिटी में, सरकार कमांडो दी है। और आम आदमी लेफ्टिनेंट तड़पता रह गया 1.5 घंटा, उसको कोई इलाज करने वाला नहीं था। इस देश को बचाने पहली कड़ी मैं मानता हूं, जो पहली कड़ी, अगर ये देश इस आंदोलन पर आए कि इस देश में मीडिया बैन कर दी जाए, सबको, मेन स्ट्रीम से लेके यूट्यूब को। मैं तैयार हूं, मैं पहला व्यक्ति हूं, कहीं दस्तखत करवा लो कर दूंगा। मेन स्ट्रीम से लेके सबसे तेज से लेके सबसे धीमे तक, और इंस्टा से लेके यूट्यूब तक, जहां जहां है मीडिया, पत्रकारिता के नाम पे जो लोग भी हैं, चाहे हमको भी बंद कर दो भाई, हम पहला आदमी है दस्तखत करने को तैयार। हमारे पास इसके अलावा 1 रुपया कमाई का साधन नहीं है, और खाते में लाख रुपया भी नहीं है। पूरी जिंदगी दाढ़ी बाल पक गए और काम करते करते पके। कुल इतनी जमा पूंजी नहीं है, अकाउंट सार्वजनिक कर दूंगा अगर कोई कहेगा। दर्शक का पूरा अकाउंट सार्वजनिक कर दूंगा। और ये सरकार इतना बोलते हैं, सरकार के पास हमारे होता ना 2 नंबर पैसा, तो अब तक ये सब दिखा चुके होते। कुछ नहीं है, लेकिन बंद कर दूंगा। कहीं जा करके जागरूकता अभियान चला लूंगा, कोई चंदा दे देगा, जी खा लूंगा। लेकिन ये झूठ का अड्डा, अगर उसमें हमको बंद करके सबको बंद करना है, तो पहला व्यक्ति मैं हूं, अपना शटर गिराऊंगा, डाउन कर दूंगा, बंद कर दूंगा। क्योंकि इस देश में ये मोदी या ये इकोसिस्टम इसलिए कामयाब हो रहा है कि घर घर तक बैठ करके झूठ, लाखों लाख रुपए कमा करके और झूठ परोसने के लिए दिन भर हर घर में टीवी ऑन है, और उस पर झूठ फैलाया जा रहा है, उसके दिमाग से खेला जा रहा है। चलिए खैर, क्या कहें, फिर जब तक है सिस्टम, जब तक वो झूठ का सेंटर चलेगा, तब तक ये सच का भी सेंटर चलेगा। ये तय, बंद कर दो, मैं तो कह रहा हूं इसको भी बंद कर देंगे। इजाजत दीजिए हेमंत भाई, बहुत आज चर्चाओं में मैं आपको कम समय दे पाया हूं, तो उसके लिए क्षमा। समय, क्योंकि मेरा भाई जैसा हूं वैसा हूं भाई, मैं मेरे बस का नहीं है ये सब ढकोसला ड्रामा करना। वो सुन करके फिर मैं कहूंगा, रिपीट करके, रिवर्स करके दोबारा सुन लेना आप लोग। मैं अलग से एक प्रोग्राम उसी पे डलवा देता हूँ, रिकॉर्ड करवा के, और पूरा जो हिंदी में था हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करवा के डलवाऊंगा इसी पर, चैनल पर। सुनना वो शीतल बेन को, वो सृष्टि को, जिसका भाई लेफ्टिनेंट शहीद हुआ है, सुनना उसको। कोई फर्क उससे भी नहीं है, सुनने के पर भी कोई फर्क नहीं होगा। आखिर में तो यही होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। खैर, उनको इजाजत दीजिए। आप लोग जैसा देश बनाना चाह रहे हैं बनाइए, पूरी शिद्दत से बनाइए। धन्यवाद हेमंत भाई।